नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल AVS हिंदी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी का प्रथम कवि। पेपर में हमेशा एक प्रश्न आया करता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। अगर उसमें किसी विद्वान का नाम नहीं दिया हुआ है तो आसानी रहती है, क्योंकि हिंदी के जो सर्वसम्मति से प्रथम कवि माने जाते हैं वो सरहप्पा हैं। सरहप्पा जिनका समय 8वीं शताब्दी है। किंतु कभी कभी क्या होता है कि पेपर में इस तरह से प्रश्न आ जाता है कि किस विद्वान ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है। मान लीजिए उदाहरण के स्वरूप अगर आ जाए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। इसी तरह से अभी एक परीक्षा हुई थी जेल वार्डन की, जिसमें एक प्रश्न आया था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे जो गलत करके चले आए। मेरे पड़ोस का भी एक बच्चा था और उसकी भी परीक्षा थी। वो वहाँ से पेपर देने के बाद आता है और मुझसे पूछता है कि भैया इसमें ये जो प्रश्न है जिसमें लिखा हुआ था डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं और ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें कौन सा सही है। और जब मैंने उससे जवाब पूछा था तो उसने बताया उसने गलत ऑप्शन पर वो उसको मार्क करके चला आया था, इसलिए उसका जो प्रश्न था वो गलत हो गया। और भी तमाम लोग हैं जो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संशय से ग्रसित हुए हैं। इसलिए मैंने सोचा चलो ये टॉपिक जो है इस पर बहुत बार प्रश्न आया है। मैंने यूजीसी नेट के लगभग 15-20 साल पुराने क्वेश्चन पेपर देखे हुए हैं जिनमें कि ये प्रश्न पूछा जाता है। और इसके अलावा परीक्षाएं हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, यूपी SSSC है, यूपीएसआई है, यूपी पुलिस में तक ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है इस पर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए जो हमारे पहले कवि हैं, जो पहले विद्वान हैं वो हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर किसको मान रहे हैं? शिव सिंह सेंगर जब 1883 में जब इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था जिसका नाम था शिव सरोज, उसमें इन्होंने एक कवि था, अपभ्रंश का कवि था, वो ये शिव सिंह सेंगर जी उसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। उसका नाम था पुष्य या पुंड कवि उसको कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पुष्य या पुंड कवि। इसे ये प्रथम कवि मानते हैं हिंदी का, जिसका समय बताते हैं 7वीं सदी। 7वीं सदी। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म नहीं हो जाती, इसकी एक लंबी व्याख्या है। और वो व्याख्या ये है कि जब डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस बात पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये पाते हैं और उन्हें कहना पड़ता है कि ये जिसे शिव सिंह सेंगर जी पुष्य या पुंड कवि बता रहे हैं, ये अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्य दंत या पुष्पदंत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका नाम क्या बताते हैं? पुष्य दंत या पुष्पदंत बताते हैं। क्या बताते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी? पुष्य दंत या पुष्पदंत है, जिसका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे 9वीं शताब्दी बता रहे हैं। शताब्दी कहिए या सदी कहिए, बात एक ही है, भ्रमित नहीं होना है इस पर। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको कितना बताते थे इसको? इसमें हम लिखे देते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, लेकिन आपको अगर ये केवल आप हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इनमें ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको पुष्यदंत का या पुष्पदंत का कितना समय मानते हैं। बाकी ये अन्य परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता, केवल यही वहाँ पर पूछा जाएगा कि शिव सिंह सेंगर हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो आपको पुष्यदंत या पुंड कवि आ जाए। ये मैंने इसलिए लिख दिया है कि अगर पेपर में कभी पुष्य दंत आता है या पुंड कवि आता है या कभी पुष्य और पुंड ही केवल लिख के आ जाता है और बताते हैं कि इस कवि को हिंदी का प्रथम
कवि कौन विद्वान मानता है, तो उसको शिव सिंह सेंगर जी मानते हैं। ये एक साहित्यविद थे, साहित्य शास्त्री थे, एक तरह से साहित्य इतिहासकारों में इनकी गणना होती है और भारतवर्ष के ये पहले भारतीय थे जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है, इनकी बात यहीं पर समाप्त होती है। अब आते हैं दूसरे कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हो गए ये। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पुष्यदंत के बारे में कही थी कि जिसका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, और वो अपभ्रंश का कवि है। ठीक है, और पुष्यदंत ने जो लिखा था, इसमें पुष्यदंत ने क्या लिखा था हम लिख देते हैं। पुष्यदंत ने लिखा था महापुराण। ठीक है, इसको 64 महापुराण भी कहते हैं। इसमें 64 महापुरुषों का वर्णन है, जीवन दर्शन लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी का प्रथम विद्वान किसे मानते हैं, ये समझते हैं। ये हिंदी का प्रथम विद्वान मानते हैं अब्दुर रहमान को। अब्दुर रहमान, अब्दुल रहमान को ये हिंदी का प्रथम विद्वान मानते हैं। अब्दुल रहमान का समय माना जाता है 12वीं और 13वीं सदी के बीच का। 12वीं और 13वीं सदी, यानी 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ का जो चरण है वो अब्दुल रहमान का समय माना जाता है। और अब्दुल रहमान ने एक ग्रंथ लिखा था संदेश रासक। ठीक है, क्या लिखा था? संदेश रासक। संदेश रासक। ठीक है, ये एक पहला ग्रंथ है जो किसी मुसलमान कवि द्वारा लिखा गया था। ठीक है, संदेश रासक रासो साहित्य के अंतर्गत एक पहला संदेश रासक है जो किसी किसी मुसलमान द्वारा लिखा जाता है, मुसलमान कवि द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, बात यहाँ पर ख़त्म होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अब्दुल रहमान को मानते हैं। ठीक, इसके बाद में आते हैं कोई दूसरे विद्वान। ये कौन है? ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी का प्रथम विद्वान मुंज कवि को मानते हैं। किसको मानते हैं? मुंज कवि। ये राजा भोज के समकालीन थे, 10वीं सदी के आसपास, 10वीं 11वीं सदी के आसपास थे। भोज राज के समकालीन थे। ठीक है, ये भोजराज के समय के थे, लगभग 10वीं 11वीं सदी के आसपास का जो समय है इनका समय माना जाता है। इसके बाद में कोई तीसरे विद्वान आते हैं, कोई दूसरे विद्वान होंगे। आगे कौन आते हैं देखेंगे। आगे आते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हिंदी का प्रथम विद्वान स्वयंभू को मानते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम विद्वान मानते हैं। ठीक है, और स्वयंभू का समय कितना माना जाता है? 8वीं सदी। 8वीं सदी स्वयंभू का समय माना जाता है। ठीक है, स्वयंभू ने लिखा गया था, लेकिन आगे लिख लीजिए। स्वयंभू ने लिखा था पवुमचर्यु। ठीक है, क्या लिखा था? इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है पवुमचर्यु। ठीक है, आगे देखते हैं। लिखा इन्होंने कई ग्रंथ है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। अगले जो विद्वान हैं वो कौन है? वो है पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन। पंडित राहुल सांकृत्यायन। और राहुल जी क्या लिखते हैं? राहुल जी सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि बताते हैं। ठीक है,
और सरहपा कौन थे? उन्हीं सिद्ध कवियों में आते हैं जिसके कारण से हिंदी का जो प्रारंभिक चरण है उसको राहुल शंकराचार्य जी सिद्ध साहित्य कहते हैं। सिद्ध और क्या बोलते हैं? सिद्ध सामंत युग बोलते हैं, ठीक है। और जो सिद्धों का साहित्य उसे सिद्ध साहित्य कहा जाता है। सिद्धों में से सरहपा जो थे वो प्रमुख थे और सिद्धों की संख्या जो थी वो 84 सिद्धों की संख्या थी, ठीक। सरहपा जो है, सरहपा का समय भी, इनका तो समय जो है वो कन्फर्म बिल्कुल एकदम सन के हिसाब से भी ज्ञात होता है और ये इसका समय बताते हैं 769 ईस्वी, ठीक है, जिसका मतलब होता है 8वीं सदी का उत्तरार्ध, 8वीं सदी का उत्तरार्ध, 8वीं सदी ही आप लिख लीजिए, ठीक है। और सरहपा की जो रचना है वो दोहा कोश है, दोहा कोश। अब सर्वसम्मति से किसको हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है? सभी विद्वान किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार करते हैं? प्रश्न ये उठता है पेपर में, अगर प्रश्न आ रहा है कि इस विद्वान ने प्रथम कवि हिंदी का किसे माना है, या इस तरह से आता है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, और उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और जहाँ पर अब्दुल रहमान है वहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं, ठीक है, आपका प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें पेपर में जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें अब ये नहीं लिख के आ रहा है कि किस विद्वान का नाम नहीं दिया हुआ है और केवल यही पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, या सर्वसम्मति से हिंदी का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया जाता है। सभी लोग किसको मान लेते हैं? किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही थी, अब किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं हो रही, केवल यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। फिर वहाँ पर सरहपा जो है वो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए जाते हैं, सर्वसम्मति से सभी लोग इन पर सहमति जता देते कि नहीं भाई सरहपा जो है वही हिंदी के प्रथम कवि। किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम अगर नहीं आता और फिर पेपर में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है, तो सरहपा हिंदी के प्रथम कवि हैं, ठीक। इतना जो है संदेह आपका जो था वो मिट गया। हाँ, लेकिन अगर प्रश्न आता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि, देखिए खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जो है वो दूसरा है कोई, ठीक है, वो अमीर खुसरो जी हैं। और खड़ी बोली हिंदी और इस हिंदी में अंतर है, पहले की हिंदी जो थी वो अपभ्रंश मिश्रित थी और खड़ी बोली है जो अलग है। हम उदाहरण स्वरूप एक नमूना दे देते हैं आपको। सरहपा का एक दोहा है, जहिमन पवन न संचरई रविशसि नाहि पवेश, तही बट चित्त विषाम करु सहिए सरहे कहिए उवेश, ठीक है। जहाँ पर जहिमन पवन न संचरई रविशसि नाहि पवेश, उस स्थान पर जहाँ मन पवन और क्या होता है हेमंत, जहाँ पर पवन और रवि और शशि जहाँ पर प्रवेश ना कर पाते, अर्थात जहाँ पर इनके लिए भी स्थान ना हो, ठीक है, जहाँ पर इनकी भी गति ना हो, वहाँ पर हे चित्त तू विश्राम कर। ये थोड़ा सा एक उन लोगों का वाम मार्गी विचारधारा का प्रतिपादन था, उसी का समर्थन कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हमें भाषा में देखना है कि भाषा की बात हम कर रहे हैं कि जो भाषा है उसकी बात कर रहे हैं कि जो सरहपा की भाषा है उसमें थोड़ा सा हिंदी के नमूने मिल रहे हैं। अपभ्रंश की भाषा है लेकिन उसमें जो हिंदी के हैं वो नमूने मिल रहे हैं। लेकिन जो अब बात किसकी हो रही थी, सरहपा के अलावा खड़ी बोली की बात हो रही। खड़ी बोली हिंदी क्या है? देखिए, खड़ी बोली हिंदी वो है जो हम इस समय बोल रहे हैं, मैं इस समय बोल रहा हूँ, या आप जो किताबों में लिखते हैं, है ना, वो खड़ी बोली हिंदी है। खड़ी का मतलब होता है खरी। खरी मतलब एक पकी रोटी होती है, एक थोड़ा सा कच्ची रोटी होती है, ऐसे आप समझ लीजिए। ठीक है, तो जो खरी होती है उसी खरी भाषा के हिसाब से इसको खड़ी भाषा कहा गया। खड़ी भाषा का मतलब नहीं है कहीं खड़ी है या कहीं लेटी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। खड़ी बोली जो है, खड़ी का मतलब है खरी। अंग्रेजी में वो बोलते हैं उसको स्टैंडर्ड लैंग्वेज, परिनिष्ठित, सुसंस्कृत, सुगठित, व्यवस्थित, है, परिमार्जित जो बोली है, सुसंस्कृत जो स्वरूप है हिंदी का, उसे ही खड़ी बोली कहते हैं। और जो हम इस समय बोल रहे हैं वो खड़ी है। जब गांव में या परिवेश में, ग्रामीणांचल में आपस में बोलते हैं वो हमारी क्षेत्रीय बोली होती है, खड़ी बोली नहीं होती। खड़ी बोली जो पोथियों में लिखी जाती है, जो साहित्य में लिखी जाती है, वो खड़ी बोली है। ठीक है, तो खड़ी बोली का जो प्रथम कवि माना जाता है वो अमीर खुसरो को माना जाता है। किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। हम इधर लिखे देते हैं, खड़ी बोली का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है।
कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय जो है वो माना जाता है 1255 ईस्वी के आसपास, 1255। कुछ किताबें इन्हें 1255 बताती हैं, कुछ किताबें इन्हें 1253 भी बताती हैं, कुछ किताबें 1250 भी बता सकती हैं। आप 1250 भी लिख सकते हैं, 55 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भ्रमित होने वाली बात नहीं है। लगभग 1250 ईस्वी मोटे तौर में ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे ढकोसले लिखे, बहुत सारे उन्होंने पहेलियाँ लिखी है ना। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, ये क्या है? आसमान है ना। ऐसे तमाम सारी जो पहेलियाँ हैं, खूब मुकरियाँ इन्होंने लिखी। बहुत अच्छे कवि थे और खड़ी बोली के कवि हैं। देखिए अब इसमें भाषा में भी देख लीजिए, सरापा की भाषा थी जिसका अर्थ निकालने में कठिनाई हो रही थी। यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं हो रही, एकदम से खड़ी बोली है, साफ हिंदी है। ठीक है, साफ हिंदी जो होती है उसे खड़ी बोली बोलते हैं, शुद्ध हिंदी है उसे खड़ी बोली बोलते हैं। सरापा की भाषा है एक थाल मोती से भरा, साफ समझ में आ रहा है, एक थाल है जो मोती से भरा है, सबके सर पर औंधा धरा है ना, वो क्या है? आसमान है। एकदम से खड़ी बोली है जिसका अर्थ निकालने में एकदम से सरलता हमें महसूस होती है। जबकि अन्य जो सरापा हैं उनकी जो भाषा है वो कठिन है, हिंदी है लेकिन वो कठिन है। ठीक है, पहले की बात, उसमें अपभ्रंश का बहुत सारा स्वरूप देखने को मिलता है। अब हमें एक प्रश्न हमारे मन में आता है कि अगर सरापा हिंदी के पहले कवि हैं तो सरापा की जो रचना है वही ही हिंदी की पहली रचना भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। सरापा हिंदी के पहले कवि तो हैं लेकिन इनकी कोई रचना नहीं मिलती थी उस समय। हाँ, इनकी रचना जो दोहा कोश बताई जाती है इसका बाद में प्रतिपादन हुआ। पंडित राहुल शंकराचार्य, यही राहुल शंकराचार्य बौद्ध भिक्षु भी थे, कुछ समय के लिए जीवन काल में ये बौद्ध भिक्षु भी रहे। और सरापा जो है वो बौद्ध कवि हैं, सिद्ध कवि हैं। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक हीनयान एक महायान। महायान बाद में ही परिवर्तित होकर के वज्रयान कहलाया और उसके प्रसिद्ध कवि जो है वो सरापा थे। और जो सरापा हैं इनके द्वारा जो बहुत सारी रचनाएं थी, इनकी बहुत रचनाएं बताते हैं लेकिन मिल नहीं पाई इनकी रचनाएं। वहाँ से इनके कुछ दोहे हैं। ये राहुल शंकराचार्य जी एक समय तिब्बत जाते हैं। तिब्बत तब चीन का हिस्सा नहीं था, वो एक स्वतंत्र देश के रूप में हुआ करता था। और उस समय जब सरापा ये राहुल जी जाते हैं, राहुल शंकराचार्य जी जाते हैं, क्योंकि ये भी बौद्ध भिक्षु थे, और वहाँ से बहुत सारा साहित्य, बौद्ध साहित्य लाते हैं। वहाँ से जब बहुत सारा साहित्य लाते हैं तो उसमें सरापा के बहुत सारे दोहे थे जिन्हें ये अपने यहाँ जब एक किताब लिखते हैं। इनकी किताब है 1940 में आई हिंदी काव्य धारा, उसमें सरापा के दोहों को सर्वप्रथम इन्होंने ही स्थान दिया था। उसके बाद में एक और विद्वान है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। कौन थे? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची सरापा के कुछ दोहों की, सरापा ही नहीं उसमें और भी अन्य सिद्ध कवि हैं, केवल सरापा ही नहीं है दोहा कोश में, इसमें बहुत सारे और भी दो चार सिद्ध कवि हैं जिनकी दोहों का संकलन किया गया, जिनके दोहों को इकट्ठा करके एक किताब के रूप में प्रकाशित करवाया गया। ठीक है, और उस पर जो प्रकाशित करने वाला जो प्रमुख व्यक्ति था जिसने अपनी अथॉरिटी ली, जिम्मेदारी ली, वो थे डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। और ऐसा करने वाला व्यक्ति संपादक कहलाता है। क्या कहलाता है? संपादक। तो इसका जो संपादन है डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया था, है ना। ये किताब जो है प्रकाशित करवाई थी और इसमें ज़्यादा जो दोहे हैं वो किसके हैं? सरापा की। इसलिए सरापा की जो रचना है, हम कह देते हैं सरापा की जो रचना है वो दोहा कोश है। लेकिन ये पुस्तक के रूप में नहीं मिली थी तब। अगर पुस्तक के रूप में मिल जाती तब हम इसे हिंदी की प्रथम रचना मान लेते, लेकिन ये हिंदी की प्रथम रचना नहीं है। हिंदी की प्रथम रचना जो मानी जाती है वो एक पुस्तक के रूप में मिली थी, 1933 ईस्वी में मिलती है। कब मिलती है? 1900 नहीं, माफ कीजिएगा, 933 ईस्वी में मिलती है। और वो है श्रावकाचार। श्रावकाचार 933 ईस्वी में मिलती है और जिसके रचयिता जो थे वो थे देवसेन की एक किताब है। कौन है? 933 ईस्वी में श्रावकाचार, 4 चीज में लिखा है श्रावकाचार। ठीक है, श्रावकाचार नाम की एक किताब है जिसमें श्रावक धर्म का वर्णन है और जो 933 ईस्वी में मिलती है और यही हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है, क्योंकि ये पुस्तक के रूप में मिली थी, एक किताब के रूप में मिली थी। अगर किसी फुटकर दोहों के रूप में मिलती तो फिर इसे भी न मानते। ये सरापा के जो दोहे हैं वो फुटकर दोहे में मिले थे, किताब के रूप में नहीं मिले थे। अगर एक किताब के रूप में मिल जाते तो अब हम इसे ही हिंदी का पहला ग्रंथ मान लेते, पहली रचना मान लेते, जो कि ऐसा नहीं हो पाया। और हमें
हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार को मानना पड़ा और सर्वसम्मति से सभी लोग श्रावकाचार को ही हिंदी की प्रथम रचना मानते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपके जो संदेह होंगे प्रथम रचना और प्रथम कवि को लेकर के वो पूरी तरह से मिट गए होंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो फिर लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करने का जो उत्तरदायित्व है वो आपका है। शेयर भी करिए और अपने सभी साथियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको ये ऐसा लग रहा है कि ये महत्वपूर्ण जानकारी है तो फिर उनके पास भी पहुंचा दीजिए। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।